औरंगजेब के नाम पर जिस तरह से नागपुर में तांडव मचाया गया, आम इंसान क्या पुलिस वालों को भी मारने की कोशिश की गई। कोई संयोग नहीं, क्योंकि जो जो खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ साफ तस्वीर दिख रही है कि नागपुर को जलाने की साजिश पूरी तरह से सुनियोजित थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी इस साजिश के कनेक्शन सामने आ रहे हैं और बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई। मुख्य आरोपी फहीम खान की क्राइम कुंडली खुल रही है और जैसे जैसे गुनाह के पन्ने पलटे जा रहे हैं, वैसे वैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान से कनेक्शन और मजबूत होता जा रहा है। नागपुर की सिलसिला आखिरकार नागपुर को शहबाज यूनुस ने कैसे जलाया, कैसे हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई गई, किस तरह से हिंदू महिलाओं को लेकर जहर है, इन तमाम सुलगते सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम क्यों कह रहे हैं कि नागपुर हिंसा का कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से, हम क्यों कह रहे हैं कि नागपुर हिंसा के पीछे शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस हैं, ये रिपोर्ट देखिए। नागपुर की आग, दुश्मन देशों की साजिश, बांग्लादेश पाकिस्तान का भड़काऊ कनेक्शन, नागपुर हिंसा में विदेशी ताकतों का खुलासा, हिंदुओं के खिलाफ नफरत का प्लान डीकोड। नागपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साजिश के एक एक तार, एक एक राज का पर्दाफाश होता जा रहा है। नागपुर में जो नफरत की आग लगाई गई, उसकी साजिश, उसकी माचिस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश की होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से हिंसा वाली रात पत्थर, तलवार, कुल्हाड़ी से कत्लेआम करने की कोशिश की गई, पूरे शहर को आग में झोंकने की प्लानिंग थी, उसके पीछे विदेशी ताकतें होने की पूरी संभावना है। नागपुर हिंसा मामले में नया मोड़ आया है। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का नाम सामने आ रहा है। पुलिस जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी फहीम खान की फेसबुक आईडी से कई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अकाउंट्स को फॉलो किया गया था। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि इस हिंसा के पीछे बहुत बड़ी बाहरी साजिश हो सकती है। जो प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट के वीडियो इन्होंने डॉक्टर करके लोगों में स्प्रेड किए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। साथ में ऐसे मैसेजेस दिए जिसकी वजह से लोगों को दो समुदायों के बीच में दंगा होने के लिए प्रेरणा दी गई। उसके बाद जब इस प्रकार के दंगे हुए तो उन्होंने और उसको स्प्रेड किया रियल टाइम में, जिसकी वजह से और लोगों में और जगह जगह पर दंगा होने के लिए प्रेरणा उन्होंने दी। उसके बाद उन्होंने अलग अलग प्रकार के कमेंट्स किए जिसके अंतर्गत उन्होंने दंगे को सही बताया और दंगा करने के लिए प्रेरणा दी। और जो आखिरी में उन्होंने जो दंगे हुए उन वीडियोस को और जो खास करके पुलिस के खिलाफ में जो ये वायलेंस हुआ उसको उन्होंने प्रमोट किया। नागपुर हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर कई नए फेसबुक पेज बनाए गए जिनसे भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस को ऐसे कई फर्जी अकाउंट्स मिले हैं जो दंगे को बढ़ावा देने और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे पोस्ट डाले जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में जब से यूनुस की सरकार आई है, तब से वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सीमा पार से घुसपैठ की भरपूर कोशिश हो रही है। यूनुस के हर कदम में शहबाज उनका साथ दे रहे हैं। शहबाज यूनुस में लगातार दोस्ती बढ़ रही है। वैसे भारत और हिंदुओं से दोनों मुल्कों की नफरत भी बढ़ी है। फिलहाल नागपुर हिंसा में हर एंगल से जांच हो रही है और अगर हिंसा में जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, उसके पीछे बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट को देख के आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि नागपुर को जलाने की साजिश कहां से रची गई थी, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। पुलिस जो जांच कर रही है इस मामले में, मुख्य आरोपी फहीम खान के कुछ ऐसे कनेक्शंस निकलकर सामने आए हैं कि वो ऐसे अकाउंट्स के संपर्क में था जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त प्रकाश सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी साथ में जुड़े हैं। मैं उनसे इस पर बातचीत करूंगा। प्रकाश सिंह जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरीके से नागपुर की खबर तो आपने देखी है कि किस तरह से जल रहा है नागपुर पिछले कुछ दिनों से। अब जांच के दौरान इसमें विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अकाउंट
थे वो ऑपरेट वहां से हो रहे थे, लेकिन फहीम जो मुख्य आरोपी है वो उनसे संपर्क में था। इस तरह की जानकारी अभी जांच के दौरान सामने आ रही है। मैं इस चीज को समझना चाहूंगा सर कि ये जो नेक्सस है वो किस तरीके से काम करता है, बाहर बैठे लोग यहां किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के आईएसआई का जाल तो हिंदुस्तान भर में फैला हुआ है और बांग्लादेश के भी तरफ से कुछ प्रयास हो रहा है। तो उनके भी सेल यदा कदा हैं और ख़ासतौर से बॉर्डरिंग स्टेट्स में जो नॉर्थ ईस्ट में है, बंगाल में, त्रिपुरा में और अगर इधर दिल्ली तक फैल गए हों तो उसमें भी कोई ताजुब नहीं होगा। अब सवाल ये कि नेक्सस कैसे काम करता है। काम करने के देखिए कई तरीके हैं। एक तो अब आजकल तो टेलीफोनिक संपर्क, व्हाट्सएप संपर्क और तो सैटेलाइट फोन, ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं और इनके द्वारा ये अपना इंस्ट्रक्शंस लेते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ तक नागपुर में दंगे का सवाल है, देखिए कारण तो इसके नागपुर में ही है और वहीं की जमीन पे है इसके कारण। परंतु जैसा कि होता है, मतलब जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो जहाँ कहीं भी इस तरह की मतलब कुछ अशांति का वातावरण होगा या तनाव का वातावरण होगा, वहाँ ये लोग चाहेंगे कि वहाँ आग और फैल जाए, दोनों समुदायों में टकराव हो जाए, दंगे हो जाए, ताकि भारत की बदनामी हो सके और जो सांप्रदायिक स्थिति होगी उससे उनको लाभ मिलता है। तो कारण तो भले स्थानीय रहे हों, परंतु उसमें ये लोग दे विल फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स और उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और आपने जैसा कि बताया कि फहीम के बहुत ऐसे लोगों से संपर्क थे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है। अब इसकी मुझे तो व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, परंतु अगर ये बातें सामने आ रही हैं तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को, इंटेलिजेंस विभाग को, रॉ को, सभी को मिलकर इसमें गहराई में इसकी जांच करनी पड़ेगी और इंटेलिजेंस से जो कुछ भी सूचना मिल सकती है वो सब जिसको कहा जाता है इंटेलिजेंस की भाषा में डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। तो कहाँ से कौन सी चीज़ से कनेक्ट हो रही है और कहाँ से मतलब वातावरण को और दूषित करने और दंगे को और ज्यादा व्यापक बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसमें ये तो जांच का विषय है और मैं समझता हूँ कालांतर में ये बातें भी स्पष्ट हो जाएंगी। अभी शायद कुछ संकेत मिले हैं, कुछ निशान दिख रहे हैं, उनको हमें डेवलप करना पड़ेगा और उसमें जरा मेहनत से काम करना पड़ेगा। आईबी, रॉ, स्टेट इंटेलिजेंस सभी को इसमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा। मल्टी एजेंसी सेंटर है, उसका इसमें अहम भूमिका होगी। वो भी इसमें मतलब सबसे समन्वय स्थापित, सब इंटेलिजेंस एजेंसी से स्थापित करते हुए मल्टी एजेंसी सेंटर जो है आईबी के नेतृत्व में, उसको कुछ निष्कर्ष देना पड़ेगा। इस तरह के केसेस में सर किस तरह की चैलेंजेस होते हैं, चुनौती होते हैं पुलिस के सामने कि कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, जिसका आपने जिक्र किया कि डॉट्स को कनेक्ट करना, ये कितना चैलेंजिंग होगा? एक चैलेंजिंग तो ये बहुत ज्यादा होता है। देखिए डॉट्स को कनेक्ट न करने के कारण ही कहा जाता है कि अमेरिका में जो इतना बड़ा 9/11 हुआ, वो अमेरिका के पास सारी सूचना थी कि हमारे यहाँ इतना बड़ा फसाद होने वाला है, परंतु वो डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाए। और इसी तरह बम्बई में भी कहा जाता है, जो हमारे यहाँ समुद्री रास्ते से जब वहाँ हमला हुआ था, उसके बारे में भी प्रधान और बालाचंद्रन कमेटी जो इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें भी ये बात लिखी गई है कि संकेत काफी थे, पर उन संकेतों को सही ढंग से उसको पढ़ा नहीं जा सका और ये समझा नहीं जा सका कि ए इज कनेक्टेड विद बी एंड बी इज कनेक्टेड विद सी। इन्होंने ABC सबको अलग अलग समझ लिया और उसको जोड़ नहीं पाए। ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है और इसके लिए बड़ा सीजन्ड इंटेलिजेंस माइंड होना चाहिए, पूर्व अनुभव होना चाहिए और मतलब घटनाओं की अच्छी गहराई में जानकारी होनी चाहिए। और जो आतंकवादी संगठन हैं, जो आतंकवादी हैं, सबके बारे में जब तक कुछ जनरल एक एप्रिसिएशन, जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल नॉलेज नहीं होगी, तब तक डॉट्स को कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक बड़े सीजन इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम होता है कि जो अलग अलग घटनाएं अलग अलग जगहों में होती हैं, उसमें कहाँ का तार कैसे जुड़ रहे हैं, उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, एक सीजन इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम होता है। बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, इसके लिए बड़े अनुभव की जरूरत होती है, पूर्व अनुभव इसमें काम आता है।